राहुल रूस के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के बेटे हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। वह लाडला है, अत्यधिक असभ्य है और निरंतर समस्याओं में फंसता है क्योंकि उसे कभी भी अपने कार्यों के लिए परिणाम नहीं मिलते। उसके जीवन में वह कुछ भी उपयोगी नहीं करता। वह अपने दिनों को सिर्फ पार्टी करके, शराब पीकर और महिलाओं के साथ वक्त बिताता है। एक रात, क्योंकि वह उसे छूने नहीं देती थी, उसने उस लड़की को बाहर निकाल दिया जिसे उसने घुमाने का वादा किया था। और थोड़ी देर बाद राहुल को पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका। वह पुलिस अधिकारी मोटा को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जैसा कि वह अपने मिलने वाले हर पुलिसकर्मी के साथ करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी मोटा पैसे स्वीकार नहीं करता है। राहुल अभी भी परिणामों को नहीं समझता है, इसलिए वह गाड़ी भगाने की कोशिश करता है और मोटा उसे रोकने के लिए कार के सामने आ जाता है। इससे राहुल नहीं रुकता और वह गाड़ी चलाता रहता है, जबकि मोटा कार का हुड पकड़े रहता है। कुछ ही क्षणों बाद राहुल के पिता आनंद पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि वह जमानत दें और अपने बेटे को रिहा करवा सकें, जो बंद कक्ष में बंद होने के बाद भी सेवा मांगता रहता है और एक बिगड़ा हुआ बच्चा बना रहता है। पुलिस मुख्य आनंद को याद दिलाते हैं कि पिछले कुछ महीनों में राहुल ने यॉट को तबाह किया है और अब उसने एक पुलिस अधिकारी को गंभीर चोटों से अस्पताल भेजा है। बच्चा बस बाहर से ही नियंत्रण से बाहर है और आनंद को कुछ करने की आवश्यकता है। जब जमानत चुकाई जाती है तो आनंद राहुल को उसके व्यवहार के लिए डांटते हैं और परिवार से उसे काटने की धमकी देते हैं, लेकिन राहुल को परवाह नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के शाब्दिक धमकी की कोई असली शक्ति नहीं है। अत्यधिक तनाव महसूस करते हुए आनंद अपनी फ्रेंड विद बेनिफिट्स टीवी प्रोड्यूसर सुमिता के पास जाते हैं ताकि उनकी उपस्थिति में कुछ सांत्वना मिले। उसे अपने बेटे के साथ अब क्या करना चाहिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता है और वह उसे सेना में भेजने का भी सोच नहीं सकता क्योंकि उसने पहले ही उसकी भर्ती को रद्द करा दिया था। सुमिता को एक विचार आता है। उसे एक आदमी का पता है जिसके साथ उसने हॉरर मूवीज पर काम किया था, जो मदद कर सकता है। उसके तरीके असाधारण हो सकते हैं लेकिन बहुत प्रभावी होते हैं और आनंद उसे मिलने के लिए स्वीकार करते हैं। वे करण को उसके डरावने घर में पाते हैं, जो छत से एक रस्सी से अपने गले में लटके हुए हैं, लेकिन सब कुछ झूठा है। यही उसका विशेषज्ञता है, आंखों को बेवकूफ बनाने के लिए उपकरण और विशेष प्रभाव विकसित करना। आनंद को एक ग्राहक के साथ उसने उपयोग किया तरीका दिखाने के बाद, जिसमें उसने उसकी उंगली काटने का नाटक किया था, आनंद थोड़ा चकित हो जाते हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सुमिता उसे करण की योजना कम से कम सुनने के लिए राजी करती है। कई दिनों बाद जब राहुल एक क्लब से निकलता है तो उसे अपनी कार को टोव करते हुए देखते ही वह ट्रक के पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक गोली लगने से वह बेहोश हो जाता है। कई घंटे बाद जागते हुए वह खुद को एक स्थिर में पाता है, जहां उसने अजीब कपड़े पहने हुए होते हैं और स्थिर के लड़के ईशान उसे बताते हैं कि वही घोड़ों की तैयारी करनी है, नहीं तो उनके मालिक नाराज हो जाएंगे। राहुल को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, खासकर जब फोरमैन भावेश उसे बाहर खींचने और उसे धक्का देने आते हैं और उसे आदेशों का पालन न करने पर डांटते हुए चिल्लाते हैं। उसी समय भूमि के मालिक माधव और उनके बेटे ऋषि पहुंचते हैं और भावेश को एक चाबुक देते हैं, जिसे भावेश ने राहुल पर एक बार उसके आदेशों का पालन न करने के लिए इस्तेमाल किया। माधव उसे अब तुरंत घोड़े को तैयार करने कहते हैं या फिर उसे और भी बड़ा सजा मिलेगी, लेकिन जब ईशान उसे स्थिर में ले जाता है तो राहुल खिड़की से उछलकर भाग जाता है। वह पुराने 1860 के रूस के गांव में महसूस होता है, जब गुलामी को समाप्त किया जाने से पहले की स्थिति थी। जब वह भागता है तो राहुल लोगों से मदद मांगता है, फोन या पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार उसे खेत की सीमा तक पहुंच जाता है और गलती से झील में गिर जाता है, इसलिए जब वह गांव में सूखे कपड़े लेने आता है तो भावेश उसे गिरफ्तार करके फांसी के लिए ले जाता है। उसके लिए भाग्यशाली रहा क्योंकि माधव की बेटी आयशा पहुंची और अपने पिता से राहुल पर दया करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह सभी मौतों और हत्याओं से थक चुकी है। जैसे कि उसका जन्मदिन है, इसलिए माधव अपनी बेटी से सहमत होते हैं और राहुल को जीने की अनुमति देते हैं। उनके ऊपर एक पंछी उड़ रहा है, सभी कुछ देखता हुआ, और फिर शहर के किनारे के पास एक इमारत में प्रवेश करने के लिए चला जाता है। वास्तव में यह एक पंछी नहीं है, यह एक ड्रोन है जो एक पंछी का नाटक कर रहा है, क्योंकि यह पूरा मामला करण की योजना है, जिसका उद्देश्य राहुल को कुछ अनुशासन सिखाना है, और इसे वित्त पोषित कर रहे हैं राहुल के पिता आनंद और सुमिता की मदद से, जो एक टीवी उत्पादक के रूप में अपनी अनुभव का इस्तेमाल करती हैं ताकि भ्रम को बिना किसी गलती के जारी रखें। शहर में हर जगह कैमरे छुपे हुए हैं, पेड़ों में भी, और अगर कुछ गलती होती है तो हमेशा एक स्नाइपर राहुल को ट्रैंक्विलाइजर के साथ मारने के लिए तैयार रहता है। अपने बेटे को पीटते हुए देखकर आनंद को सोचने में लगता है कि क्या उसने सही किया है, लेकिन करण उसे इसे राहुल के ही भले के लिए है यह समझाते हैं। करण और सुमिता की झगड़े देखने के बाद आनंद को सोचने लगता है कि उनके बीच क्या मसला है, और करण समझाते हैं कि जब सुमिता ने कहा था कि वे एक हॉरर मूवी में साथ काम करते हैं तो उसका मतलब था कि वे पहले पति पत्नी थे। राहुल खुद को यह सोचते हुए कुछ समय खर्च करता है कि वह वास्तव में समय में पीछे चला गया है, जबकि अभिनेताओं को अगले सीन के लिए स्क्रिप्ट दिया जाता है। निर्देशक सभी को नियमों की याद दिलाते हैं। महिलाएं अपने पैरों को नहीं बनाना चाहिए, पुरुष अपने चेहरे को नहीं बनाना चाहिए, और ब्रा, अंडरवियर, बालिया और अंगूठी जैसी चीजें मना है। ऋषि अपनी प्रेमिका मायरा से नमस्ते कहकर अपना स्क्रिप्ट उठाता है, जो कि घोड़ों के जिम्मेदार हैं और अभिनय नहीं करती हैं। उसने आयशा के कॉन्ट्रैक्ट पर मजाक भी उड़ाते हैं।
लेखकों की इच्छा है कि आयशा राहुल के प्रेमिका बने, जिसका मतलब है कि वह उसके साथ सोना होगा, और इससे ऋषि को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अभिनेत्री और वेश्या के बीच रेखा कहाँ खत्म होती है। राहुल गांव में एक भयानक दिनचर्या में जीने लगता है। उसे सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, मांस के बजाय मच्छरों के साथ शोरबा खाना पड़ता है। वह डरते हैं घोड़ों के साथ काम करना, जंगल को अपने शौचालय के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, अंडरवियर के बिना पैंट पहनना पड़ता है, और हर बार जब उससे अवज्ञा होती है तो उसे मार खाना पड़ता है। एक दिन के बाद जब राहुल काम से छुट्टी लेता है, तभी वह अचानक आयशा की रोने की आवाज सुनता है। आयशा उसे बताती है कि उसको दुखी महसूस हो रहा है क्योंकि उसके पिताजी उसे एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी करने को कह रहे हैं। राहुल को दया दिखाने की बजाय वह इसे एक शानदार विचार मानता है, क्योंकि अगर वह आदमी इतना बूढ़ा है तो उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी और आयशा को उसकी सारी संपत्ति और पैसा मिलेगा। कुछ दिनों बाद राहुल एक मुर्गी चुरा लेता है और ईशान से कुछ उपकरण लाने को कहता है ताकि वह सूप बना सके, लेकिन राहुल इसे सभी के साथ बांटने की बजाय अकेले ही खाता है। जब भावेश चिकन चोरी का पता लगाते हैं तो वह उस अपराधी से सच्चाई बताने का कहते हैं, या फिर वे किसी को बिना किसी के कुछ कहे मारेंगे। फिर भी राहुल किसी अन्य इंसान के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे होते हैं और बिना कुछ कहे वह देखते हैं कि ईशान को कैसे ले जाया जाता है। कुछ क्षणों बाद ईशान राहुल से मिलते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर निशान दिखाते हैं जो वास्तव में मेकअप आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए थे। राहुल ध्यान नहीं देता है और जब वह ईशान से बात कर रहा था तभी उसने देखा कि मायरा एक घोड़े से कूदते हुए गिरी और उसने आधुनिक अंडरवियर पहना हुआ था। यह उसकी स्थिति के लिए कुछ मायने रख सकता है, इसलिए वह उसके पीछे भागता है और उसे फिर से अंडरवियर देखने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्य से अन्य गांव वाले हस्तक्षेप करते हैं और उसे उसके पर से हटा देते हैं ताकि मायरा भाग सके। यह देखते हुए कि राहुल कोई प्रगति नहीं कर रहा है, आनंद पूरे ऑपरेशन को बंद करना चाहता है, लेकिन उनकी चर्चा कुछ बड़ी खबरों से बाधित होती है। राहुल माफी मांगने के लिए मायरा की तलाश कर रहा है। पहले तो गांव वाले उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह मायरा को जानता भी नहीं है, लेकिन करण सोचता है कि यह कुछ प्रगति करने का एक अच्छा अवसर है और अभिनेताओं को उसे यह बताने का आदेश देता है कि मायरा कहाँ रहती है। राहुल मायरा से माफी मांगता है, जिन्होंने एक लकड़ी की छड़ी ले रखी है जिसमें एक नाखून है, और मायरा माफी स्वीकार करती है, लेकिन उससे कुछ समय तक सावधान रहने का वायदा करती है। कुछ दिनों बाद इवान कुपाला का त्योहार मनाने का समय होता है, जो कि साल की सबसे जादुई रात माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह रात जिसके साथ आप उत्सव मनाते हैं वह आपके साथ पूरे जीवन के लिए रहेगा। पार्टी में राहुल संगीतकारों को लाम्बाड़ा कैसे बजाएं इसका शिक्षण देते हैं और गांव वालों को कोंगा लाइन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें आयशा राहुल को यह बताने के लिए कूद पड़ती है कि अरेंज मैरिज की संभावना उसके लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए वह झील में डूब जाएगी। हालांकि उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने के बजाय राहुल मायरा को ढूंढता है और उसे भविष्य की तकनीक के बारे में कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। जब मायरा को उस पर और उसके अकेलेपन पर दया आती है और वह उससे कहती है कि वह उस पर विश्वास करती है जब वह कहता है कि वह भविष्य से है। उनकी बातचीत में ईशान बाधा डालता है, जो राहुल को मायरा से रोकने की कई असफल कोशिशों के बाद बताता है कि आयशा को झील के पास देखा गया है। राहुल को अंततः आयशा के साथ आखिरी बातचीत याद आती है और वह उसे बचाने और गाँव वापस ले जाने के लिए झील पर जाता है। हालांकि जब वह उस पर कोई कदम उठाती है तो वह उसे ठुकरा देता है और उसके बजाय मायरा की तलाश में लग जाता है। वह पार्टी में नहीं है, इसलिए वह उसके घर जाता है, जहां उसके दरवाजा खोलने से पहले सभी स्टेज हैंड छिपने की जल्दी में होते हैं। राहुल मायरा की कंपनी में रात बिताना चाहता है, यह देखने के लिए कि क्या कहानी उनके लिए सच होगी, लेकिन मायरा को कोई दिलचस्पी नहीं है और वह दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन करण फैसला करता है कि मायरा राहुल की नई प्रेमिका होगी, इसलिए वह सेट पर एक और अभिनेत्री बन जाती है। वह राहुल को बहुत पसंद नहीं करती है और उसके साथ चुंबन या सोना स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करना चाहती है। भले ही ऋषि अपनी प्रेमिका को इस तरह शामिल होते देखकर बहुत खुश नहीं है। कहानी में एक नई प्लॉट की शुरुआत होती है। ऋषि को शराब पीकर शहर के बाजार में नशे में पाया गया, जिससे उसने कई समस्याओं को खड़ा किया और शेरिफ को चोट पहुंचाई, सोचते हुए कि यह उसका अधिकार है क्योंकि वह एक उच्च वर्गीय है। अधिकारिता से नफरत की बजाय राहुल को जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि ऋषि को बहुत मजेदार रात बिताने का मौका मिला है। हालांकि उसका रवैया बदल जाता है जब माधव चाहता है कि वह उसके बेटे की जगह ले और उसकी जगह उसे सजा मिले। शुरू में राहुल इसे करना नहीं चाहता है, लेकिन माधव उसे उसकी आजादी और अच्छा खाना विनिमय में प्रस्तुत करते हैं। इस बार उन्हें ईशान के साथ खाना शेयर करना याद है। इस दौरान सुमिता और करण फिर से आपस में अच्छे संबंध बनाने लगते हैं और आनंद को यह चिंता होती है कि शायद वे फिर से साथ हो जाएं, लेकिन करण आनंद को बताते हैं कि सुमिता उससे प्यार करती है। यह उसके लिए चौंकाने वाली खबर है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि उनकी बातें केवल शारीरिक थीं और अब उसे कुछ गंभीर विचार करना है। राहुल को 2 दर्जन बार कोड़े मारे गए, लेकिन आनंद इसे स्क्रीन पर नहीं देख सका, इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया। सुमिता उसका पीछा करती है और उसे सांत्वना देती है। वह उसे यह भी बताती है कि करण की योजना काम करती है और यह उंगली काटने की चाल ही थी जिसने उसे धूम्रपान छोड़ने में मदद की। सजा पूरी होने के बाद राहुल माधव के घर जाकर वे कागजात मांगता है जिससे उसे आजादी मिल सके।
माधव वहाँ नहीं था, इसलिए ऋषि ने ही उसका स्वागत किया और उसे फर्श पर गिरा दिया, लात मारी और उस पर थूक दिया। साथ ही उसे यह विश्वास करने के लिए बेवकूफ कहा कि वे उसे सच में आजाद कर देंगे। राहुल खड़ा होता है और लड़ाई के बारे में सोचते हुए अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है, लेकिन बिना कुछ कहे घर छोड़ने का फैसला करता है, जिससे करण को निराशा होती है। उसके बाद से राहुल स्टेबल बॉय के रूप में काम करना जारी रखता है, लेकिन उसे भी मायरा के साथ अधिक समय बिताने और उससे प्यार होने लगता है। एक दोपहर जब वे साथ में सैर कर रहे होते हैं, उन्होंने एक पक्षी को बहुत ही अजीब तरीके से उड़ते हुए देखा। यह एक ड्रोन है जिसने नियंत्रण खो दिया थे। निर्माताओं ने स्नाइपर को तैयार कर रखा है। मायरा राहुल को यह कहकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि उसने बचपन से ही पक्षी को देखा है और उसे अपने रक्षक एंजेल मानती है। सौभाग्य से अंत में स्नाइपर की कोई आवश्यकता नहीं है। तकनीशियन पक्षी पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। इस बीच ऋषि और आयशा दोनों इस बात से काफी नाराज हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं। आयशा को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी जगह मायरा ने ले ली है और ऋषि को अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे आदमी के साथ इतना समय बिताते देखना पसंद नहीं है। वे दोनों एक गाड़ी के अंदर प्यार करने लगते हैं और गलती से राहुल और मायरा, जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें देख लेते हैं। मायरा अपने प्रेमी द्वारा उसे धोखा देने से बेहद आहत है और राहुल सोचता है कि उसने दो भाई बहनों को एक दूसरे के साथ गंदा होते देखा है। इस वजह से करण आयशा और ऋषि को नौकरी से निकाल देता है। मायरा का मूड उसके बाद अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसे खुश करने के लिए राहुल स्टेबल को मोमबत्तियों से सजाता है और उसके लिए एक विशेष डाइनर बनाता है, जिसे वे मिलकर खाते हैं, जबकि एक ही चम्मच का साझा उपयोग करते हैं। बाद में वे घूरने लगते हैं और राहुल स्वीकार करता है कि यदि वह स्वतंत्र होता तो वह मायरा से शादी कर लेता। यह याद करते हुए कि कैसे अपने कागजात के वादे से उसे धोखा दिया गया था, उसने स्वीकार किया कि उसने ऋषि को मारने की इच्छा की थी और उसने इसे नहीं किया क्योंकि जब वह उसे देखता है तो वह खुद को देखता है। इससे प्रभावित होकर मायरा ने उसे चूम लिया। इसी बीच असली दुनिया में आयशा एक प्रसिद्ध टॉक शो पर हैं, जहां उन्होंने दुनिया को बताया कि राहुल को किडनैप किया गया है और अब उसे मजाक के लिए पीड़ित किया जा रहा है। समाचारों में पुलिस जांच की घोषणा करती हुई दिखाई देती है और जब आनंद यह देखता है तो वह घबरा जाता है और उनके आने से पहले सब कुछ बंद कर देना चाहता है। हालांकि करण उससे कहता है कि यह बहुत जल्दी है और उनके पास राहुल के लिए अंतिम कार्य की योजना बनाने के लिए अभी भी समय है। यह देखते हुए कि राहुल बेवकूफ हैं और चल रही किसी भी अनाड़ी बात को नहीं पकड़ पाता है, वे गांव पर आक्रमण करने के लिए मंगोलों के एक समूह को भेजने का फैसला करते हैं। राहुल मायरा के साथ समय बिता रहा है जब मायरा अचानक उसे बताती है कि अगर किसी कारण से वे अलग हो जाते हैं तो वह चाहती है कि उसे पता चले कि उसके लिए सब कुछ वास्तविक है। तभी ईशान आता है और उनसे कहता है कि वे जल्दी से गाँव वापस आ जाएं क्योंकि मंगोलों ने हमला कर दिया है। कहानी पर विश्वास करते हुए राहुल कहता है कि खतरे से बचने के लिए उन्हें दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए, इसलिए ईशान एक बहाना इस्तेमाल करता है जो करण उसे अपने छिपे हुए माइक्रोफोन के माध्यम से बताता है। अगर हर कोई वहाँ नहीं होगा तो मंगोल गांव को जला देंगे। गांव में मंगोलों को एक विशाल भोजन की पेशकश की गई है, लेकिन उनके नेता को एक महिला भी चाहिए, इसलिए उसने सभी में से एक को चुना। उसके पिता तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं और चूंकि मंगोल बहादुरी का सम्मान करते हैं, इसलिए वे उसे उसकी स्वतंत्रता के लिए अपने एक सैनिक से लड़ने की अनुमति देते हैं। पिता हार जाते हैं और उनका सिर काट लिया जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी रक्त से भुगतान किया, इससे उसकी बेटी की स्वतंत्रता खरीदने के लिए यह काफी है। तो अगली महिला जिसे नेता ने चुना है वह है मायरा, लेकिन चाहे वह राहुल की मदद के लिए कितनी ही चिल्लाए, राहुल डरकर भाग गया। यह देखकर कि योजना काम नहीं कर रही है, आनंद यह सब बंद करने के लिए तैयार है, खासकर जब से पुलिस आ रही है। लेकिन करण थोड़ा और इंतजार करना चाहता है क्योंकि वह राहुल पर विश्वास करता है। जब राहुल अपने ऊपर पक्षी ड्रोन को उड़ते हुए दिखता है तो वह इसे मायरा के रक्षक देवता के संकेत के रूप में लेता है और सही काम करने का निर्णय लेता है। वह घोड़े पर चढ़ता है और मायरा की पुरानी लाठी को पकड़कर वह पीछे की ओर दौड़ता है और मंगोलों के सिर पर वार करता है और मायरा को अपने साथ घोड़े पर ले जाता है और भाग जाता है। उन दोनों के जाने के बाद पुलिस सेट पर आती है। राहुल नहीं होने से आनंद, सुमिता और करण को उनसे झूठ बोलना और उन्हें बस यह कहना बहुत आसान होता है कि वे एक फिल्म बना रहे हैं, जिसे पुलिसकर्मी मान लेते हैं और किसी को गिरफ्तार न करके वहां से चले जाते हैं। इस बीच राहुल और मायरा एस्टेट की सीमा पार करते हैं, एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जिससे राहुल को बहुत ही उलझन होती है। मायरा उसे सब कुछ समझाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसी वक्त स्नाइपर राहुल को धक्के से बेहोश कर देता है। वह बाद में अस्पताल में जागता है, जहां आनंद उसे बताता है कि एक कार दुर्घटना के बाद वह 3 महीने कोमा में था और जब राहुल गांव और मायरा के बारे में पूछता है तो वह न जानने का नाटक करता है। राहुल अपनी पुरानी पार्टी वाली जिंदगी में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह ठीक नहीं लगता और यहाँ तक कि उसने ऑफिसर मोटा को उसके साथ जो किया उसके लिए वह अपनी कार भी उपहार में देता है। एक शाम एक क्लब में राहुल ऋषि और आयशा से मिलता है और उनसे मायरा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नहीं जानने का नाटक करते हैं। राहुल अपनी हार की भावना के साथ गलतफहमी के लिए माफी मांगता है, इसलिए वे उस पर दया करने और उसे कुछ जानकारी देने का फैसला करते हैं।
अगले दिन वे राहुल को उस खेत में ले जाते हैं जहां प्रोडक्शन ने घोड़ों को किराए पर दिया था और मायरा वहां काम करती है। और जब वह अंततः उसे फिर से देखता है तो वह उससे पूछता है कि क्या उसने जो कहा था वह सच है और यह सब उसके लिए वास्तव में वास्तविक था। जब वह इसकी पुष्टि करती है तो जोड़ी एक नई रिश्ते की शुरुआत करती है और एक दूसरे को चुंबन देती है। कुछ समय बाद राहुल मायरा को अपने पिता की सुमिता से शादी में ले जाता है, जहां वह अपने पिता को इस पागल प्रोजेक्ट में डालने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए धन्यवाद देता है। इसके बाद और बिगड़ा अमीर बच्चे अक्सर गांव ले जाए जाते हैं और राहुल उनकी पुनर्वास की मदद करता है।